हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का ये टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, परमाणु और अणु। तो सबसे पहला टर्म एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, जिसमें हम बोलेंगे इसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि एटॉमिक थ्योरी जो है वो किसने डिस्क्राइब की थी। तो डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी को समझाया था, जिसे हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्या बोला गया कि एक एटम जो है, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट है, वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। तो बहुत सारे एटम्स से मिलके एक एलिमेंट बनता है। अब इस एलिमेंट में अगर इन बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला दिया जाए, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के ही एलिमेंट को मिला दिया जाए, तो हाइड्रोजन का एक क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है, जिसे H2 बोला जाता है। तो सेम एलिमेंट्स को मिक्स करके एक मॉलिक्यूल बनता है। वैसे ही ऑक्सीजन को मिला देंगे तो O2 यानी कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, वहीं अगर वो जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो डिफरेंट रहेंगे, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाया जाए तो वो एक प्रकार का क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। कंपाउंड जिसे बोला जाता है, पर्टिकुलर टर्म इसे बोला जाता है कंपाउंड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड्स इज अ मिक्सचर या फिर कंपाउंड्स इज अ फॉर्मूला ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूल क्या है? दो सेम एलिमेंट्स का मिक्सचर है। तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर्स। क्या बोला गया कि जो एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सारे, उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद यहाँ पर तीन व्यक्ति थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया। पहले तो हम इस एटॉमिक डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, एटम्स की जो डिस्कवरी है वो बहुत टाइम से चल रही थी। डाल्टन्स ने एटम्स के बारे में बताया कि जो कोई भी एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना है। बट उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उन सारे एक्सपेरिमेंट्स में ये नोटिस किया गया कि हर एक एक्सपेरिमेंट में इसके अलावा कुछ और भी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इस एटम्स को मिलके बनाते हैं। अब उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे कि यहाँ पर थॉमसन्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके थ्रू उसने बताया कि एक एटम जो है वो एक पूरा का पूरा किस फॉर्म में है? पुडिंग की फॉर्म में है। पुडिंग यानी कि मान लो एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे से बीज हैं। तो उसने क्या बोला कि जो पूरा का पूरा वाटरमेलन है, इसमें पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो पूरे के पूरे एटम में फैले हुए हैं, और जो छोटे छोटे दाने हैं वो एक्चुअली में क्या समझाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस वहां पे बता रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर था जो किसने दिया? जे थॉमसन ने डिस्क्राइब किया। इसे पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। इवन यहीं से ही सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। तो बोला जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? तो जे थॉमसन ने। ठीक है, अगला टर्म है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बाद में इन एक्सपेरिमेंट्स को और बढ़ाया और उसने ये एक्सपेरिमेंट किया एक गोल्ड फॉइल में। उसने क्या करा? अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। उस अल्फा पार्टिकल को उसने एक गोल्ड की फॉइल, पतली सी फॉइल बनाई और उसमें उसको मारा। ठीक है, तो जैसे ही उसने उस अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया गोल्ड फॉइल में, क्या हुआ कि उसने नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर जगह से ही रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, अदरवाइज वो आगे वाले जो उसका रिसिपिएंट था वहां पर वो रिसीव हो जा रही हैं। सिर्फ एक ही जगह पर ऐसा था कि जहां से वो बार बार रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इससे उसने क्या नोटिस करा? इससे उसने नोटिस करा कि एटम के पर्टिकुलर एक मिडिल जगह पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव्स हैं और प्रोटॉन्स भी पॉजिटिव होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। तो उसने क्या बोला कि एक जगह पर जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, वो कंसंट्रेटेड है, अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। ये टर्म दिया था किसने? रदरफोर्ड ने। इसीलिए इसे बोला जाता है फादर ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियस। यानी कि प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाला कौन था? रदरफोर्ड था। उसके बाद आ जाते हैं हम बोर मॉडल में। अब रदरफोर्ड ने ये तो डिस्क्राइब कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं या प्रोटॉन्स के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, लेकिन उसने ये चीज डिस्क्राइब नहीं करी कि एनर्जी लॉस भी तो होगा वहां पर। अगर कोई भी चीज किसी भी एक चार्ज के चारों तरफ रोटेट करती है तो वो अपना एनर्जी भी तो लॉस करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर वो एनर्जी लॉस करते 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 सेंटर में क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी या सेंटर में वो इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो कहीं हो नहीं रहा था। तो इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए बोर मॉडल आया। बोर ने क्या बोला? बोर ने बोला कि एक टर्म डिफाइन किया उसने, जिसे बोला शेल।
अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर शेल में रोटेट करेगा तो वो कभी भी अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, और इसीलिए वो हमेशा उसी ही ऑक्टेट में या उसी ही सर्कल में रोटेट करता रहेगा। इस पर्टिकुलर टर्म को शेल बोला गया, और यहाँ पर इस मॉडल को डिस्क्राइब करके उसने प्रूव कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा एक प्रोटॉन या न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है। इसके बाद चैडविक आया। चैडविक ने जस्ट एक टर्म और बताया। चैडविक ने बोला कि जो बीच का जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं, इसके अलावा न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, और ये न्यूट्रॉन जो होता है वो जीरो चार्ज होता है इसमें, यानी इसका कोई ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चारों टर्म्स आपको याद रखने हैं। इसको ऐसे भी याद किया जाता है, एक छोटी सी एक ट्रिक है, ईट पर नाचे, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन, ट यानी ई ट से थॉमसन होता है, ठीक है, प प्रोटॉन, रदरफोर्ड, नाचे न यानी कि क्या होता है न्यूट्रॉन, और च यानी चैडविक। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाला चैडविक, प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले रदरफोर्ड, और ई इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थॉमसन। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो इसे। तो ये पूरी की पूरी डिस्कवरीज थी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक शेल है जिसे बोर ने डिस्क्राइब किया। हालांकि इसके बाद एक ऑफ बोर रूल भी आया जिसमें इसको फर्दर कॉन्फ़िगर किया गया या इसको फर्दर तोड़ा गया। 1s1, 2s1, 2s2 ऐसे करके 2p, sp, df करके कॉन्फ़िगरेशन थी। वो हम छोटे से क्वेश्चंस के थ्रू हल्का सा समझेंगे आगे, क्योंकि उससे इतना ज़्यादा भी डीप नहीं और इतने भी कम क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो हम उसको थोड़ा सा ओवरव्यू उसका मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। ये पूरा का पूरा बेसिक है जिसमें आपको बताया गया कि ये प्रोटॉन के चारों तरफ ये अलग अलग शेल्स हैं, K, L, M, N, F ऐसे करके ये सेल्स हैं, और ये सारा का सारा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इन एटम्स की। एटम्स के बारे में जो आपका डिस्क्राइब किया गया है कि कोई भी मैटर है वो एटम से मिलके बना है, और वो एटम्स जो है टोटल 36 पार्टिकल्स, 36 स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। अब वो 36 स्मॉल पार्टिकल्स में जो आपके आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा मेसोन जो आता है वो भी आता है, क्वार्ट्ज आता है, और भी बहुत सारे छोटी छोटी टर्म्स आते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव क्वार्ट्ज, नेगेटिव क्वार्ट्ज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारी चीज़ें क्वांटम नंबर के अंदर आ जाती हैं बेसिकली। तो उसको थोड़ा सा एक मैं ओवरव्यू भी बताऊंगा, हालांकि इतना डीप आपका काम का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक 3 फंडामेंटल पार्ट्स हैं इस एटम के, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये इनके मास आपको दिख रहे होंगे। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 जो है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻⁻27, और न्यूट्रॉन का भी सेम होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 होता है। आपसे ऐसे मास भी पूछ सकता है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हमेशा भारी होते हैं एज कंपेयर टू किसके, इलेक्ट्रॉन के। याद रहेगा 9.1 इंटू 10⁻31, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा जो इनके चार्जेस होते हैं वो होते हैं कोलम्ब में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉजिटिव रहेगा तो माइनस, प्लस, और नेगेटिव रहेगा या इलेक्ट्रॉन का होगा तो वो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये चार्ज भी आपको याद रखना है, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। इनकी डिस्कवरी जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है, और इनके जो सिंबल्स हैं वो भी आपको शो किए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन में +1 और न्यूट्रॉन में ऊपर से एक 0 डॉट दिखा दिया जाता है, जो बताता है कि इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे सिंबल्स हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपकी न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। इस पर्टिकुलर टर्म को बताया गया न्यूक्लियॉन्स। इस पर्टिकुलर टर्म को बोला गया, या फिर आपसे ऐसे बोल सकता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, उस दोनों के समेशन को क्या टर्म बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स इसे बोला जाता है। इसके अलावा ये जो शेल आपको दिख रही होगी यहाँ पर, इस शेल में, हर एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेरी करते हैं। जैसे पहले वाले शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, उसके अगले वाले शेल में आ सकते हैं 8, उसके अगले वाले शेल में आ सकते हैं 18। ये कहाँ से डिस्क्राइब हुआ, ये डिस्क्राइब हुआ इस फॉर्मूले से। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला
विच इज 2n स्क्वायर, यानी अगर पहले शेल की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2। ठीक है, अगर दूसरे शेल की बात करें 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 4 जा 8। तीसरे शेल की बात करें 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 2 9 जा 18। तो इसीलिए हर शेल में, यानी पहले वाले इसके शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 2, इस वाले में कितने होते हैं 8, इसमें होते हैं 18। ऐसी अगर मैं अगले वाले की बात करूं तो कितने होंगे 4 4 जा 16 इंटू 2 32। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जो हर एक शेल में मैक्सिमम कितने पाए जाते हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब किए जाते हैं इस फॉर्मूले से 2n स्क्वायर से। रेडियस जो है वो न्यूक्लियस का, ये भी आपको याद रखना है, किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस है, यानी यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो हमेशा आपका मेजर किया जाता है फर्मी मीटर में, और फर्मी में एक फर्मी मीटर में 10 टू दी पावर -15 मीटर्स होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि एक फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं, या फिर न्यूक्लियस का जो साइज है वो किस में नापा जाता है, तो किस में नापा जाता है फर्मी मीटर में नापा जाता है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड मॉडल दिख रहा होगा एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। क्वांटम नंबर मैंने बोला था ना अभी, तो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड जो आपका बाद में डिफाइन किया गया, बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो ये तो बहुत बेसिक से पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पर देखो आपको दिख रहे होंगे, फर्मियोन्स, बोसॉन्स। ठीक है, यहाँ पर इनकी स्पिन्स दिखा रखी है, क्वार्क्स हो गए, मेसॉन्स हो गए, बोसॉन्स हो गए। ठीक है, ये सारा का सारा पूरा लेप्टॉन्स हो गए, इन सबको मिला के टोटल 36 पार्टिकल्स बनते हैं, और ये टर्म आ जाता है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना, बट इतना समझो कि टोटल 36 पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्ट्स, मेसॉन्स, पायोन्स, ये सारे के सारे यहाँ पर दिखेंगे आपको। देखो ये सारा दिख रहा होगा, बॉटम, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, तो ये सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक ऑर्बिट्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा था KLMN शेल, तो हर एक शेल में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और कैसे फिल होते हैं वो सब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। मैंने ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो लास्ट शेल है वहां तक इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं वो वहां ये दिखा रखे हैं। कैसल लेविस रूल भी इसे बोला जाता है, इसीलिए KLM से शुरू होता है ये। ठीक है, यहाँ पर ये बेसिकली सारे की सारी नोबल गैसेस हैं, और इनके ऑक्टेट्स हमेशा कंप्लीट होते हैं, स्टेबल गैसेस होती हैं, इसीलिए इन्हीं के कन्फिग्रेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे हीलियम के सबसे आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाते हैं वो कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नियॉन में 8 होते हैं। आर्गन की बात करूं तो टोटल 2 8 फिर 8 फिल होगा, क्योंकि 2 8 अगले वाले में मैक्सिमम 18 जा सकते हैं, बट स्टेबल 8 में भी वो रहता है, इसीलिए यहाँ पर 8 आया। इसके अगले वाले क्रिप्टॉन में देखो 2 8 18 आ रहे हैं, फिर अगले वाले में 8 आ गए, तो 8 में भी वो आउटर मोस्ट शेल जो है स्टेबल है। तो आउटर मोस्ट शेल वो या तो 2 में स्टेबल रहेगा, या 8 में रहेगा, या 18 में रहेगा। तो यहाँ पर देखो 8 में स्टेबल है। वैसे ही जिनॉन 2 8 18 18 फिर 8 में स्टेबल है, तो ऐसे ही आपको फिल करना है ये। वैसे ही रेडोन 2 8 18 32 18 8, ये पूरा का पूरा फिलिंग है KLMNOP शेल्स का, जो जनरली कॉन्फ़िगरेशन में यूज होता है। आपको ऐसे पूछ सकता है कि सबसे आउटर मोस्ट शेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर एटॉमिक नंबर दे दे, सॉरी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दे और आपसे बोले कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये 2 टर्म्स हैं, आपको याद रखने हैं। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। स्ट्रेंजर का मतलब ये आपकी कभी दिखी नहीं है, बहुत स्ट्रेंजली या अचानक कभी दिख जाती है। वहीं रेडोन जो है वो एक्सटिंक्ट गैस है। रेडोन या रेडियम जो है वो आपका एक्सटिंक्ट गैस है, खत्म हो चुकी है। सिर्फ कब निकलती है, कभी कभी जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो वो अर्थ सरफेस से बाहर एक्सट्रैक्ट होती है रेडोन। ठीक है, एक्सटिंक्ट गैस इसे बोला जाता है। स्ट्रेंजर गैस कौन सी है, जेनॉन। आपसे ऐसे पर्टिकुलर टर्म पूछ भी सकता है कि स्ट्रेंजर गैस किस नोबल गैस को बोला जाता है तो याद रखना जेनॉन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों टर्म्स को समझना ध्यान से। वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम गेन और लूज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं कि
कोई भी हाइड्रोजन की, अगर मैं सबसे छोटे एलिमेंट की बात करूं तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी है और -1 भी है। ये कैसे? जैसे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो वो इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो या तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसका ऑक्टेट जो है वो खाली, और उस हिसाब से वो क्या हो जाएगा, अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, ठीक है। इसे अगर मैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से बनूं तो 2 और 1। तो यहां पर लिथियम क्या करेगा, अगले वाले जो यहाँ पर जो सेकंड शेल है, एल शेल, उसमें टोटल उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इतना आसान नहीं है, बट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा इजी है। तो इसीलिए जो लिथियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अपने ऑक्टेट्स को कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए हम इसको हमेशा ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि लिथियम हमेशा इस आयनिक फॉर्म में रहता है, Li पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके LiCl बना देगा, ठीक है। तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिथियम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन को डोनेट कर देगा। तो इस हिसाब से एक LiCl एक सॉल्ट बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो दोनों टर्म समझने हैं क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म, यही आपको डिफाइन करवाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, ठीक है। वैलेंसी मैंने बता दिया आपको। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसे बोला जाएगा वैलेंसी। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम गेन और लूजेस, यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी होगी +1, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अब वैसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो क्या होगी? -1। तो +1, -1, +2, -2, तो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन करे या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज करे, वही उसकी वैलेंसी को डिफाइन करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस जो यहाँ पर टर्म है, इसे आपको समझना है। तो ये क्या है? ये डिफरेंट है। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका, यहाँ पर तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है, ठीक है। तो अगर क्लोरीन की बात करें तो देखो इसे अगर आप ब्रेक करोगे तो ये ऐसे ब्रेक होगा, 2, 8 और 7 में। अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 7 है, लेकिन वैलेंसी कितनी है? -1 है। यानी वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो एक्चुअली में क्या बताएगा? उसकी वैलेंसी बताएगा। लेकिन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है वो क्या बताते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इस केस में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है, ठीक है। लेकिन वैलेंसी इसकी क्या है? +1 है। इस केस में +1 और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम है, बट इस केस में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। यहाँ पर वैलेंसी तो -1 है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी आउटर मोस्ट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करेगा अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे उस एलिमेंट की, ठीक है। ये दोनों टर्म समझने के लिए आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। वैसे ही भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन देखो 2 और 5 है, यहाँ पर इसका वैलेंसी 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। देखो 3 ये गेन करेगा या 3 गेन करेगा रादर देन 5 लूज करने के, इसलिए इसकी 3 वैलेंसी है नाइट्रोजन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हैं 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताते हैं? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। वहीं सोडियम की बात करें तो वैलेंसी दोनों की सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। क्लोरीन के केस में डिफरेंट हो जाती है, नियोन के केस में ये 0 और 8 है। नियोन के केस में देखो आउटर मोस्ट में आपके वैलेंसी, इसको जरूरत नहीं है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने की, गेन करने की, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 8 हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं। अगला टर्म है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है, जिसे हम मास नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। तो दोनों टर्म्स ध्यान से समझना। एटॉमिक नंबर क्या होता है और कैसे इसको डिनोट करते हैं।
इसे फॉरेन एग्जाम्पल मैं ऐसे दिखा रहा हूं, यहाँ पर देखो, ये आपको अगर कुछ एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, जिसमें यहाँ पर नीचे यहाँ पे 1 लिखा गया है, ऊपर भी 1, यानी कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये बता रहा है इसका एटॉमिक नंबर, और ये पर्टिकुलर टर्म बता रहा है इसका मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, और ये दोनों टर्म्स होते क्या हैं? एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो किसी भी एलिमेंट में पाए जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसे हम कह सकते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि एटॉमिक नंबर एक्चुअली में क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। ठीक है, पहली चीज समझ में आई। दूसरी बात अगर मैं करूं एटॉमिक मास या फिर मास नंबर की, तो ये एक्चुअली में होता है नंबर, यहाँ पर मास उससे रिलेट नहीं कर रहा कि इसको किलोग्राम में या ग्राम में नापना है, ये एक्चुअली में बताता है मास नंबर को, और मास नंबर एक्चुअली में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में कितने हैं वो एक्चुअली में डिफाइन करेंगे किसे? मास नंबर को या एटॉमिक मास को। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है इसका मास नंबर 1 ही होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाया ही नहीं जाता, सॉरी न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता है, प्रोटॉन प्रोटॉन होता है। ठीक है, वहीं अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो 6 ही होंगे, इवन प्रोटॉन भी 6 होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स भी कितने हो गए? 6 हो गए, तो 6 न्यूट्रॉन्स हो गए, 6 प्रोटॉन्स हो गए, और उन दोनों का सम मिला के कितना हो गया? 12 हो गया। कार्बन और भी बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जाता है। वैसे अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 है, तो यही इसका एटॉमिक नंबर है। और नंबर मास नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स तो सेम उतने ही रहेंगे 17, लेकिन न्यूट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं, इस कारण से इसका जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो कितना हो जाता है? 35। ठीक है, तो जनरली देखा गया है कि मास नंबर या एटॉमिक मास हमेशा अप्रोक्स दुगुना ही होता है एज कंपेयर टू मास नंबर के। ठीक है, तो ये टर्म आपको समझना है, एटॉमिक मास और मास नंबर, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब ये इस अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 1 है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 होता है। वहीं अगर कार्बन की बात करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 6 होते हैं, तो 12। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 35 होते हैं, प्रोटॉन्स कम, सॉरी न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, इस कारण से इनका जो मास नंबर आता है वो 35 आता है। देखो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 18 हैं इनके। ठीक, 17 प्रोटॉन्स और 18 न्यूट्रॉन्स मिला के 35 मास नंबर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के। अगला टर्म है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। ये एटॉमिक मास और यहां पर मास नंबर, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझो। मास नंबर एक्चुअली में बताता है आपको कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सिर्फ नंबरों की बात करता है मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास क्या बताता है? एटॉमिक मास आपको बताता है कि उनका भार कितना है। जैसे मैंने बताया था, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻31। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर न्यूट्रॉन होंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻27 से, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वही बताएगा उसका एटॉमिक मास। तो दोनों में डिफरेंस है। एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है वेट का। ये किलोग्राम में नापा जाता है और वो सिर्फ नंबर्स में बताया जाता है, मास नंबर। ठीक है, और इसके अलावा एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स और आइसोबार्स ये दो टर्म्स हैं, इनको समझना। आइसो का मतलब होता है सेम, और टोप्स और बार्स ये दोनों टर्म समझो। आइसोटोप्स का मतलब होगा वो सारे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन मास डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको अभी यहां पर एग्जांपल दिया था, ये अगर क्लोरीन की ही बात करें या क्लोरीन का जैसे एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है, या आप हाइड्रोजन की अगर आप बात कर लो,
जैसे सेम एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर का मतलब है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक्चुअली में आपका एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहता है, बट ये अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। जैसे ड्यूट्रॉन में पाया जाता है जिसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की एक्चुअली में बहुत सारी 2 से 3 फॉर्म्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इनके मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, किसी में न्यूट्रॉन होता है, किसी में न्यूट्रॉन नहीं होता है। जैसे एक 1H1 भी होता है, एक 2H1 भी होता है, एक 3H1 भी होता है। तो ये सारे चीजें जो है हाइड्रोजन की जो फॉर्म्स हैं, सॉरी 3H1 तो नहीं, 1H1 और 2H1 होता है। तो ये जो 2 फॉर्म्स हैं हाइड्रोजन की, इसमें दोनों में क्या है, मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर 1 ही है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं। जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन तो नहीं बट ब्रोमीन की जो फॉर्म होती है वो 2 फॉर्म में पाई जाती है, जिसमें आपके उनके मास नंबर जो है डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। तो इस इवन हीलियम का भी यही सेम केस है, हीलियम भी आपका 4 और 3 में भी पाया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसमें कहलाती हैं, आइसोटोप्स में। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स यानी जिनका मास नंबर सेम होगा। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की जो एक फॉर्म है 2H1 है मास नंबर, और वहीं अगर हीलियम की बात करूं तो उसका भी एक फॉर्म होती है 2He वाला, ठीक है, 2H2 वाला। तो उन दोनों केसेस में क्या है, उन दोनों की जो मास नंबर है वो सेम हो जा रहे हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर एक का 1 है, एक का 2 है। तो ये जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो किस में कहलाएंगे, आइसोबार्स में कहलाएंगे। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको एग्जांपल दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसमें से कौन सा आइसोबार्स है या कौन सा आइसोटोप्स है। एग्जांपल्स में ऑप्शंस आपको देगा और वो आपको डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। तो दोनों की चीजें समझ लो। आइसोटोप का मतलब वो एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, और आइसोबार्स का मतलब जिसके मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अच्छा, कुछ लॉज हैं जो इसमें डिफाइन किए गए हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन चीजों को समझ लेंगे। यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक था लेवोजियर और दूसरा था जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है। इन दोनों ने 2 टर्म्स यहाँ पर डिफाइन किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं, अगर जैसे मान लो आपसे ऐसे यहाँ पर जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, तो वो दिया है लेवोजियर ने, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया है, जोसेफ एल प्राउस्ट ने। अभी दोनों टर्म्स को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो अगर एक केमिकल इक्वेशन है H2 प्लस O2, ये दोनों मिलके बनेंगे H2O, ठीक है। लेकिन क्या यहां पर जितने हाइड्रोजन इधर हैं उतने ही हाइड्रोजन यहां पर हैं आपके पास, है नहीं है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या जितने ऑक्सीजन यहां पर हैं उतने ही ऑक्सीजन यहां पर है, नहीं है। तो इस चीज को अगर आपको सही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2H2 और यहां पर भी 2 लगा दीजिए। अब देखो हाइड्रोजन 2 आए और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए, 2 इंटू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी जितने रिएक्टेंट यानी कि लेफ्ट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही सेम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो राइट साइड में भी होंगे। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास इस पर्टिकुलर राइट साइड के रिएक्टेंट्स का होगा वही सेम मास जो है वो आपका लेफ्ट राइट साइड में रिएक्टेंट का भी रहेगा। तो लेवोजियर ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया और जोसेफ एल प्राउस्ट ने जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया। आपको ऐसे भी याद कर सकते हो, पी प्राउस्ट और यहाँ पे पी प्रोपोर्शन, ठीक है। कंजर्वेशन आर और यहाँ पे लेवोजियर आर, ठीक है। तो कंजर्वेशन से रिलेटेड लेवोजियर ने दिया है और प्रोपोर्शन से रिलेटेड किसने दिया है, एल प्राउस्ट ने दिया है। तो ये एक टर्म था जो यहाँ पर डिफाइन किया गया लेवोजियर और एल प्राउस्ट ने। आगे हम बात कर लेते हैं एटम्स की। तो एटम्स जनरली आपके सिंबल्स IUPAC नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं। जैसे अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी तो यहाँ पे सारे एटम्स के एक सिंबल्स हैं। जैसे Li, लिथियम को Li से डिनोट किया जा रहा है, बेरिलियम को Be से, बोरोन को B से। तो ये सारे के सारे जो इनके नाम्स हैं, इन सिंबल्स को जो है
वो IUPAC के अकॉर्डिंग दिया गया। IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो डिफाइन करी गई। एटॉमिक मास यूनिट क्या बताती है? देखो क्या करना था कि किसी भी एलिमेंट को आपको वेट करना था, या अगर उसको किसी पर्टिकुलर टर्म में, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, उन्हें एक रेफरेंस लेना है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ नापते हो, तोलते हो, तो एक आप क्या करते हो, कोई आपके पास रेफरेंस होता है, एक बाटा होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, तोलते हो किसी भी सामान को कि 1 किलो का बाटा है, 2 किलो के, 3 किलो के, तो वो एक रेफरेंस है। वैसे ही हमें भी अगर किसी केमिकल चीज़ को या एलिमेंट को नापना तो हमें एक रेफरेंस लेना था। तो बहुत पहले से लोग ऑक्सीजन को रेफरेंस मानते थे, बट बाद में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा जब कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड होती गई तो उन्होंने नोटिस किया कि अगर हम कार्बन को एक रेफरेंस ले लें वेट के लिए तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो उन्होंने क्या करा, कार्बन को रेफरेंस लिया और कार्बन के मास को रेफरेंस लेके बोला कि इसके रेफरेंस में अब हम सारे एलिमेंट्स का मास नापेंगे। तो कार्बन 12, जैसे कार्बन का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो इसके 1/12 जो है उसको बोला गया एक एटम का मास, और इसी को बोला गया एटॉमिक मास यूनिट। यानी जो एक एटम की मास होगा या एटॉमिक मास यूनिट होगी वो क्या होगी, 1/12 ऑफ कार्बन 12 का एटम। यानी कार्बन 12 का एक एटम का मास कितना होगा, 12 यूनिट। अब उसका 1/12 कर दोगे आप तो वो क्या कहलाएगा, एक एटम का मास यूनिट कहलाएगा, 1 AMU, ठीक है। और उसी के रेफरेंस में फिर सबके मास कैलकुलेट किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि एटॉमिक मास यूनिट को किसके रेफरेंस में कैलकुलेट किया गया, तो कार्बन के रेफरेंस में। आप इसको समझ भी सकते हो पीरियोडिक टेबल से। देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इस कार्बन के आप अगर देखो तो 6 एटॉमिक नंबर होता है और इसका मास नंबर होता है 12, ठीक है। 6 और 12 मास नंबर होता है। तो मास नंबर कार्बन 12, इसीलिए इसको C12 बोला जाता है। अब मास नंबर का आपने क्या करा, 1/12 कर दिया, और जैसे ही 1/12 करोगे वो क्या बताएगा, एक एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। इसी के रेफरेंस में आप और सारे एलिमेंट्स के मास को नापते हो। जैसे मान दो कि अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसका जो मास होगा वो 6 एटॉमिक मास यूनिट होगा, मास नंबर, ठीक है। किसके रेफरेंस में, कार्बन के रेफरेंस में। तो कार्बन को रेफरेंस मान के हमने सबके वेट्स को नापा, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि किसके रेफरेंस में मास को नापा गया है। उसके बाद AMU जो है वो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास नापा जाता है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन के। पहले बहुत सारे एलिमेंट्स यूज किए गए, बाद में कार्बन को रेफरेंस माना गया। एटम्स का एग्जिस्टेंस जो है वो जनरली 2 फॉर्म्स में होता है, या तो मॉलिक्यूल्स में या आयंस की फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाया जाता है, वैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो O2 की फॉर्म में होता है, या फिर ये आयंस की फॉर्म में होगा, जैसे Na पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो 2 फॉर्म्स में जनरली एटम्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड आयंस की। मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड आयंस। मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बता दिया था, इवन कंपाउंड्स भी मैंने आपको समझाया कि सेम एलिमेंट से मॉलिक्यूल बनता है, डिफरेंट एलिमेंट से कंपाउंड। और वहीं आयंस जो है उन्हीं की फॉर्म्स हैं जिसमें चार्जेस होते हैं, यानी चार्ज जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये एक प्रकार के आयंस है। अब इन आयंस में साइज का क्या डिफरेंस होता है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेसिकली रिपीटेटिव पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ, फिर देखते हैं। अगर कोई भी एटम जो है, अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो वो हमेशा उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे मान लो कि एक ये एटम है, एक ये एटम है, इसके शेल्स हैं, इसमें जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, यानी कि जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता थी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो प्रोटॉन या न्यूक्लियस की जो एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन तो फिक्स है बट इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो इस कारण से क्या होगा कि उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए तो क्या होगा कि प्रोटॉन्स तो कांस्टेंट है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस कारण से जो रेडियस होती है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वही दोनों टर्म्स यहाँ पे समझाए गए हैं। डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू डिक्रीज इन साइज
ऑन द अदर हैंड इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू इंक्रीज इन साइज। जैसे अगर मैं यहाँ पर सोडियम की बात करूँ तो सोडियम अगर न्यूट्रल फॉर्म में है और अगर इसने इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, देखो आउटर मोस्ट में इसके 1 शेल था, 1 इलेक्ट्रॉन था, और जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इसका साइज भी जो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। और जनरली इसको तो बहुत इजीली समझ भी सकते हो कि शेल ही पूरा का पूरा गायब हो गया, ठीक है। तो शेल ही गायब हो गया तो ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे मान लो कि इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू इंक्रीज इन साइज, जैसे Cl नेगेटिव का जो साइज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl न्यूट्रल के, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा खींचने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, इस कारण से उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू Cl0 या Cl न्यूट्रल के, क्लोरीन न्यूट्रल की फॉर्म के, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स आपको समझने हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे और इलेक्ट्रॉन गेन करने पे साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, ठीक। ये कुछ टर्म्स है कैटायन, एनायन और एटम के। यहाँ पर ऐसे देख सकते हो कि कैटायन कौन सा होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उन्हें हम कैटायन बोलते हैं। एनायन किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जैसे क्लोरीन एक एनायन है। कैटायन यानी कि जैसे आपका सोडियम जो है वो एक प्रकार का कैटायन है। और यहाँ पर एटम जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन तो वो क्या कहलाएगा, कैटायन, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे प्रोटॉन से तो वो क्या कहलाएगा, एनायन, ठीक। कुछ और टर्म्स हैं, जैसे केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो आपका Na और Cl का, NaCl जनरली होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि ये दोनों के दोनों अपनी वैलेंसीज को डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी ये प्लस इधर चला जा रहा है और Cl यहाँ पर चला जा रहा है, तो NaCl यहाँ पर ये बना रहा है, ठीक है। वैसे ही ये वैलेंसी यानी कि यही केमिकल फॉर्मूला या वैलेंसी जो है किसी भी फॉर्मूले को डिफाइन करती है, ठीक है। जैसे H2SO4 की अगर मैं बात करूं तो H2SO4 की अगर बात करें तो SO4 की वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है और H2 की पॉजिटिव होती है, तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर चला जाता है, इसीलिए ये H2SO4 ये फॉर्मूला बनता है हमेशा, ठीक है। तो ये वैलेंसी का फॉर्मूला होता है जो जनरली आपने बेसिक 11th 12th क्लास में देखा होगा, H2SO4 का फॉर्मूला जो वैलेंसी पे डिफाइन होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली में बता रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डोनेट या फिर शेयरिंग इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में हुई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे लास्ट टर्म मोल की। मोल कंसेप्ट क्या होता है, देखो हुआ क्या, ये ओस्टवाल्ड थे, विटहेल्म ओस्टवाल्ड, इन्होंने एक टर्म बताया मोल। अब ये मोल क्या था, पहले तो हम 2-3 टर्म समझ लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास यूनिट। मॉलिक्यूलर मास जैसे मान लो अगर H2O है तो एक मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पता करना हो, कैसे पता करोगे, इसका मास आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, तो 1 × 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है या जिसको मास नंबर बोलते हैं वो कितना होता है, 16, तो 16 + 2 टोटल 18, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मास ऐसे आपका कैलकुलेट होता है। और भी अगर कोई एलिमेंट, मान लो अगर मैं CO2 की बात करूं तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 32 + 12 यानी कि 44। ऐसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास सेम फॉर्मूला यूनिट मास भी वही होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि फॉर्मूला मास यूनिट आयंस के लिए होता है। जैसे कि अगर NaCl में Na+ का नापना हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, या SO4 2 नेगेटिव का अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला मास यूनिट निकालनी होगी, ठीक है। तीसरा टर्म है यहाँ पर मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है, ओस्टवाल्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ओस्टवाल्ड ने एक टर्म डिफाइन किया जिसे बोला उसने मोल। और इस मोल को बोला गया कि इस मोल के अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। और वो जो रहेंगे वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, जिसकी वैल्यू उसने एवोगैड्रो ने बताई इतनी 6.022 × 10⁻23। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम एक एलिमेंट हाइड्रोजन का लेके आए तो उसके अंदर, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेके आए तो उसके अंदर टोटल 6.022 × 10⁻23
मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, हाइड्रोजन के। वैसे अगर हम वाटर का एक मोल लेके आए तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, वाटर के। ठीक है, तो ये चीज़ डिफाइन की गई थी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें क्या पता था, किसी भी एलिमेंट या किसी भी मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते थे उसके मास नंबर से। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर मैं कार्बन या H2O की बात करूँ तो इसका मॉलिक्यूलर मास मैंने कितना निकाला था, 18। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूं कि एक मोल हाइड्रोजन H2O का लेता हूं तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो मॉलिक्यूलर मास है और इवन 18 ग्राम का एटॉमिक मास यूनिट, 18 एटॉमिक मास यूनिट और 18 ग्राम का अगर आप वाटर लोगे तो इन दोनों के जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या ये दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, इसलिए 18 ग्राम का अगर आप एक क्या करें, वाटर ले लें तो आप इजीली बता सकते हैं कि 18 ग्राम के वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, H2O के हैं। ठीक है, 18 ग्राम के वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। वैसे 36 में 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको जनरली पता है कि 18 ग्राम एक मोल के इक्वल होता है। यहाँ पर अगर कार्बन की बात, जैसे CO2 की बात करें तो CO2 में 44 ग्राम जो होगा वो एक मोल के इक्वल होगा। ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यही चीज़ डिफाइन की गई थी किसके थ्रू, मोल कंसेप्ट के थ्रू। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहाँ पर जो एटॉमिक मास यूनिट है, जो 18 ग्राम हमने जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था और जो वेट, एक्चुअल वेट जो उसका है, वो दोनों हमेशा न्यूमेरिकली इक्वल हो रहे हैं। यानी 18 ग्राम और 18 एटॉमिक मास यूनिट वो दोनों इक्वल हो रहे हैं। इसीलिए हम उन दोनों को इक्वली करके और बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये था मोल कंसेप्ट जिसके थ्रू यहाँ पर डिफाइन किया। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो याद रखना 6.022 इंटू 10⁻23। इसे एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये टर्म मॉलिक्यूलर मास। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सारे टर्म्स हैं, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप होता है और इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, बहुत बेसिक से टर्म्स पूछता है। तो मैंने जस्ट बेसिक चीज़ बताई यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट उतना डीप आपको नहीं जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, जैसे ये पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट आपका याद रखना हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो जनरली आपकी पूरी थ्योरी में कवर नहीं हो सकती, बट कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे हेनरी कैवेंडिश ने आपका क्या डिस्कवर किया है, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया, बट हाइड्रोजन जो है वो आपका क्वेश्चन में आ गया। तो बहुत चीज़ें हैं ऐसे, तो सब चीज़ें कवर नहीं की जा सकती, बट क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये कवर हो जाए। ठीक है, वैसे लेवोजियर तो अलग है, लेवोजियर का मैंने आपको बताया था। मेंडलीव और न्यूटन आपने सबने सुना ही होगा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा। इवन मेंडलीव भी आप आगे भी पढ़ोगे, तो इवन अगर आपको नहीं भी पता था तब भी आप इन तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट करके कैवेंडिश कर सकते थे, क्योंकि लेवोजियर ने क्या दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट और लेवोजियर, मैंने दोनों के बारे में बताया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो वो चीज़ तो हो ही नहीं सकती। मेंडलीव ने एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल में डिफाइन किया है, तो यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और न्यूटन ने जो है आपका वो लॉज दिए हैं, तो वो भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो याद रखना कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। इवन अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप ऐसे कर सकते थे ऐसे। साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज मेजर्ड, ये मैंने अभी आपको बताया कि किसमें, फर्मी मीटर में नापा जाता है। तो फर्मी मीटर आपका इसका आंसर है। इवन AMU तो आपको बता ही दिया मैंने, AMU एटॉमिक मास यूनिट होती है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। ये जनरली आपका यूज होता है किसको नापने के लिए, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, ये दोनों यूज होते हैं एटम के रेडियस को नापने के लिए, पूरे एटम को। सिर्फ न्यूक्लियस के लिए फर्मीमीटर और एटम को नापने के लिए पिकोमीटर अगर दिया होगा तो पिकोमीटर मारना, अदरवाइज वो नहीं दिया होगा तो एंगस्ट्रॉम मारना। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को ऐसे डिफाइन किया जाता है A0 ऐसे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑलवेज। तो यहाँ पर इसने रेशियो पूछा है किसका,
हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वाटर में। वाटर का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, H2O, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन के मास की बात करूं तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का 16 होता है, और 1 ही है ये, तो ये हो जाएगा 2:16, और अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1:8। कौन सा आंसर है ये, ठीक है। तो रेशियो आपसे पूछा हाइड्रोजन में, ऐसे ही आपसे और भी बहुत सारे पूछ सकता है। तो मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बताया था, सेम वही कंसेप्ट पे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा है इंक्रीज ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई ऑफ ए गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अब ये देखो, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, क्लोरीन, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिए, यानी इसमें देखो चार्ज अलग अलग आपको दिख रहा होगा, Cl नेगेटिव दिख रहा है, Ca2 पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा K पॉजिटिव दिख रहा है, और क्या है, S2 नेगेटिव है। यानी इसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिलीज करने के बाद अब उसके जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब क्या हो गए हैं, कॉमन हो चुके हैं, यानी सब में बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस हिसाब से आप बताइए कि इसका साइज जो है, आयोनिक रेडियाई जो है, वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको डिफाइन करना है, यानी सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े में। इसको पता करने के लिए या तो आप जनरली देखो ये दोनों में और इन दोनों में तो बहुत आसानी से पता कर सकते हो, लेकिन इनमें और इनमें कैसे कंपेयर करोगे। तो कंपेयर करने के लिए पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं, फिर उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो यहां पर दिख रहा होगा आपको सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, 16, 17, 19, 20, ठीक है। तो यहां पर 16 किसका है, इसका 19, इसका 20, इसका 16 और इसका 17, ठीक है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, सॉरी ये 17 होगा और ये 16 होगा, ठीक है। इसको ढंग से लिख देते हैं, 16 और 17। तो क्लोरीन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 2, 8 और 7, इसका देखें तो 2, 8 और 6, इसका देखें तो 2, 8, 8 और ये कितना हो गया 2, ये हो गया 2, 8, 8 और 1। यानी इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, इसलिए Cl नेगेटिव है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा, इसलिए इसका क्या है 6 है आउटर मोस्ट में। अब क्या होता है, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन, देखो S2 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो ये कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये भी 8 हो जाएगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स 2, 8, 8 हो गए। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया K पॉजिटिव तो 2, 8, 8 हो गए। तो ये तो हो गए इसके टोटल आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो Ca2 पॉजिटिव और K पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो तो हमेशा इतने ही रहे होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो प्रोटॉन्स जो हैं वो खींचने की क्षमता ज़्यादा रखेंगे, इस कारण से जो साइज होगा K पॉजिटिव का और Ca2 पॉजिटिव का, तो Ca2 पॉजिटिव का साइज कम हो जाएगा एज कंपेयर टू K पॉजिटिव के, क्योंकि Ca2 पॉजिटिव में प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। वैसे ही अगर मैं क्लोरीन और सल्फर में बात करूं तो देखो क्लोरीन का जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, सल्फर के कंपेरेबल यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके ज़्यादा हैं और यहाँ पर कम है। तो क्लोरीन क्या करेगा, ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो इसलिए क्लोरीन का साइज भी कम होगा एज कंपेयर टू सल्फर। सल्फर का साइज जो है वो ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स कम है तो ज़्यादा वो अपनी तरफ
नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। वहीं आपका अगर क्लोरीन की बात करें तो ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं तो वो अपनी तरफ खींच लेंगे, तो इसलिए क्लोरीन का साइज़ कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों में बात करूँ, सल्फ़र और कैल्शियम में, तो देखो सल्फ़र अगर कैल्शियम की बात करें तो सल्फ़र में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने हैं, 2, 8 और कितना था यहाँ पर 7 था, ठीक है। तो 16 थे सॉरी 2, 8 और 6 थे, 2, 8 और 6 थे, और यहाँ पर थे 2, 8 और 7, और यहाँ पर थे 2, 8, 8, 2। तो प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन जो है वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इनिशियली थे उतने ही इक्वल होंगे। तो अब इसको आपको कंपेयर करना है, तो पहली बात तो आप ये देखो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पोटेशियम और कैल्शियम, तो कैल्शियम पहले आएगा फिर पोटेशियम आएगा, और क्लोरीन और सल्फर में बात करें तो क्लोरीन पहले आएगा फिर सल्फर बाद में आएगा। लेकिन इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखोगे कि जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू सल्फर या क्लोरीन। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि आप जैसे ही एक ग्रुप से नीचे ग्रुप में जाते हैं, जैसे आप अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो इधर और इधर, ठीक है, तो इसकी अगर आप बात करोगे क्लोरीन की और सल्फर की, तो इसके प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहे होंगे, 2, 8, 8, 17, और इसमें कितने रहे होंगे 16, इसमें कितने रहे होंगे 20, और इसमें कितने रहे होंगे 19। अब बहुत सिंपल नहीं हो गया, जिसके जितने ज़्यादा प्रोटॉन उतना ही कम उसका साइज। तो यहाँ पर देखो आप, इसके सबसे ज़्यादा प्रोटॉन, इससे उसके कम, इसके उससे कम, इसके उससे कम, इसीलिए जितने कम प्रोटॉन्स उतना ही ज़्यादा उसका साइज। तो यहाँ पर इसीलिए Cl नेगेटिव इधर और H2 नेगेटिव इधर। तो प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है उनका साइज, और प्रोटॉन्स एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा वो अपनी तरफ खींच सकता है। तो इसीलिए इसका साइज CaKCl H2 नेगेटिव होगा, और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो समझना इस चीज़ को ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखनी है कि प्रोटॉन्स तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे, और प्रोटॉन्स जो है उसको जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही वो साइज़ को और सिकुड़ सकते हैं, और जितना सिकुड़ेंगे उतने ही कम उसका साइज़। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन उतना ही कम साइज़। तो ये एक्चुअली में इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। ऐसे ही बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाया आपको समझाने के लिए कि ऐसे तरीके से ये यहाँ पर नंबर्स को या फिर आपके एलिमेंट्स को बदल सकता है। तो आपको बस कैसे इसको करना है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, एटॉमिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए। जनरली ये क्वेश्चन आपसे 30 एटॉमिक नंबर तक ही पूछता है, तो उतने तक तो एटलीस्ट आपको पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन याद रहे और आप इजीली इसको कर सको, ठीक है। अगली चीज़ मैं करूँ यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये है ऑफ बो प्रिंसिपल पे, ठीक है। मैंने आपको एक ऑक्टेट रूल बताया था। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो KLMN शेल हैं वो भी पर्टिकुलरली सब कैटेगराइज होते हैं SPDF कैटेगरी में, ठीक है। अब क्या होता है, हर शेल में, जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया था कि ये एक आपका शेल है, ये शेल जो है इसमें जो सब शेल होगा वो S होगा। अगर मैं इस L शेल की बात करूं तो इसमें S और P दो सब शेल्स होंगे। अगर मैं इसके ऊपर वाले की बात करूं तो इसमें S, P और D तीन सब शेल्स होंगे। ऐसे नीचे जाओगे तो SPDF शेल्स होते हैं। तो इनको भरने के लिए ऑफ बो ने एक प्रिंसिपल बताया है कि इनके एक एनर्जी रूल्स होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ये फिल होते हैं। अब वो कैसे फिल होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, ऑफ बो ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरीके से भरेंगे, 1s, 2s, 2p, 3s,
3p, ठीक है, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। तो ये कुछ इस तरीके से फिल होगा। ठीक है, नीचे 5s, 5p ऐसे करके। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1s में फिल होंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, ये ऐसे करके 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 4d में, फिर उसके बाद ऐसे नीचे करते हुए आप आ जाओ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता 5s, ठीक है, तो 5s के बाद फिर 4d आता, फिर उसके बाद यहाँ पर 5s, 5p, ठीक है, फिर 5p से ऊपर 4f जाता, फिर 4f से यहाँ पर 5d आता, ऐसे करके ये फिल होगा। तो ये पूरा ऑफ बो प्रिंसिपल है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे इधर जाएगा, फिर ये भी ऐसे करके इधर जाएगा, ये भी ऐसे करके इधर आएगा। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन फॉर्म थी जिस अकॉर्डिंग इसको सब कैटेगरीज में फिल किया गया। तो यहाँ पर इसने कुछ कन्फिग्रेशंस दी हुई हैं। अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन, मान लो अगर मैं किसी की भी बात करूँ, जैसे मैं मान लो क्लोरीन की बात करता हूँ, तो क्लोरीन में नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? ये होते हैं 17। ठीक है, 17 को कैसे आप इस कन्फिग्रेशन में लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, p में हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 रहते हैं, s में हमेशा 2 रहते हैं। उसके बाद देखो कितना हो गया, 1s, 2s, 2p, ये कितने हो गए? 6, 7, 8, 10। फिर उसके बाद दोबारा से 3s2, 3p बचेगा जो इसमें, जैसे यहाँ पर ये 10 हो गए, 11, 12 और ये 5। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये फिल होते रहते हैं। तो अगले वाले में जैसे डी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? डी में मैक्सिमम आप 10 भर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होने शुरू होते हैं। फिर एफ में भी आपके वो 32 के अकॉर्डिंग फिल होते हैं। तो देखो अगर मैं आपको इनको बांटू भी KLM में, तो देखो इसमें मैक्सिमम 2 ही हैं। ये एल शेल है, इसमें मैक्सिमम कितने हैं? 8। इसमें मैक्सिमम अभी तो वैसे 7 हैं, कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करेगा। और वो कैसे फिल होगा? इसी ट्रांजिशन की फॉर्म में, ऑफ बो प्रिंसिपल के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको एक कन्फिग्रेशंस दी हुई है सारे एलिमेंट्स की, 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, आपसे बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एक्साइटेड फॉर्म में, जस्ट वो बताओ। तो इसके लिए मैं एक जस्ट सिंपल सा टर्म आपको बता देता हूँ। अगर कभी भी आप ऐसे फिलिंग देखो, इसमें ये देख लो कि कहीं ऐसा कोई सब SPDF ऐसा तो नहीं है जिसमें पूरा फिल होने के बजाय, जैसे यहाँ पे 3s2 था, यहाँ पे सिर्फ 3s1 ही होता और आगे 2p, 3p, 6 हो जाता। तो इस केस में क्या हुआ कि S में जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट में S की जगह पर P में चला गया है। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान देनी है। तो ऐसी फॉर्म जब भी आएगी तो वो एक्साइटेड फॉर्म होगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये सही है। 1s2, 2s2, 2p6 होना चाहिए था, ये 2p5 हो गया। तो ये एक्साइटेड फॉर्म है। वैसे ये पूरा फिल है 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। लास्ट वाले में कोई मतलब नहीं, क्योंकि लास्ट वाला एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचे होंगे वो p में ही भरेंगे। बट उससे पहले अगर कोई भी ऐसा SPDF आता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे मैक्सिमम से कम आते हैं, तो हमेशा एक्साइटेड फॉर्म में है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये भी आपका एक्साइटेड फॉर्म में नहीं है। तो इसका आंसर ये रहेगा। ऐसा कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो ऑफ बो प्रिंसिपल के हिसाब से आपको ऐसे करना है। ठीक है, ऑफ बो बहुत बड़ा जनरली टॉपिक है बट उसके इतने ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। और ये आपके पास पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांजिशन फॉर्म मैंने उसकी बना दी, जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का फिल एक पूरे के पूरे कन्फिग्रेशन KLM शेल में होता है। ठीक है, तो ये वो टर्म आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कवर करेंगे। अभी के लिए इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है।